Welcome, dear learners, to our seventh lecture in a series on language philosophy. और आज हम तारीख के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थॉमस हॉब्स। ये 17th सेंचुरी के एक बहुत बड़े मशहूर फ़िलासफ़र हैं और इनका इन्फ्लुएंस इनके बाद आने वाले फ़िलासफ़र्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स इनके ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं, बट इन एनी वे यू कैन नॉट डिनाई द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉब्स on their philosophy, on their thought, and on their works. Okay, so let us see what Hobbes has done. आखिर ऐसा क्या है जो हॉब्स को इतना ज़्यादा मशहूर बना देता है? Well, he was an English philosopher, और सबसे बड़ा जो इनका काम था वो लेवाइथन था. ओके, सो लेट्स जस्ट सी द पिक्चर अगेन. लेवाइथन एक मॉन्स्टर का नाम है. लेवाइथन हॉब्स ये कहता है कि स्टेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि राइट टू लाइफ इंश्योर हो, और वो कौन करेगा? वो लेवाइथन करेगा, और उस लेवाइथन को लोग इसीलिए रूल करने देंगे. बाय द वे, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसोफर्स हु डिनाइड द डिवाइन राइट ऑफ किंग. एक थियोरी थी जिसको बोलते थे कि डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी कि जो किंग है वो इसलिए किंग नहीं है कि ही इज़ लाइक क्रेडिबल इनफ, द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, बट वो इसलिए किंग है क्योंकि खुदा ने उसे बादशाह किया, और जिसको खुदा ने बादशाह किया है उसको कौन ही क्वेश्चन कर सकता है. बट हॉब्स ने उसको क्वेश्चन कर लिया भाई. हॉब्स अपने बुक लेवाइथन में जो है वो एक तरह की मोनार्की को ही डिस्कस करता है, लेकिन वो मोनार्की जो है वो राइट टू लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है. यानी कि वहाँ पर अगर जो लोगों की ज़िंदगी है वो महफूज नहीं तो लोग रिवोल्यूशन ला सकते हैं. ठीक है, वो अपने किंग को ओवरथ्रो कर सकते हैं. देयर इज़ नो डिवाइन राइट ऑफ किंग इन दैट. ठीक है, हाँ, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म फिर बहुत ज़्यादा है कि वो राइट टू लाइफ के अलावा बाकी और राइट्स की बात नहीं करता. बट स्टिल it was a great work. Okay, you would see कि this is Thomas Hobbes and this is his like book Leviathan, जो कि इस स्केच में शो की गई है. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी कि हॉब्स की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी क्या है. ठीक है, अच्छा, हॉब्स की जो लैंग्वेज फ़िलासफ़ी है वो भी ये एक तो अपनी किताब लेवाइथन में ही किसी हद तक बताता है. दूसरा उसका काम है द एलिमेंट्स ऑफ लव, नेचर एंड पॉलिटिक. इस बुक में भी वो अपनी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को देता है. अच्छा जी, तो इसकी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ लैंग्वेज एज अ ह्यूमन इन्वेंशन. हॉब्स ये कहता है कि इंसानों ने लैंग्वेज को बनाया. लैंग्वेज इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ समथिंग वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड. एंड व्हाई डिड वी क्रिएट लैंग्वेज? हॉब्स कहता है कि टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन. इंसान जब स्टेट ऑफ नेचर में थे तो उनको कम्युनिकेट करना था, उनको कोऑपरेट करना था, और जब ये सोसाइटी बनती है, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो भाई लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है. ठीक है, अच्छा, हॉब्स को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर भी कहते हैं. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर, ये नाम याद रखिएगा. 3 ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर्स कहा जाता है. इसमें सबसे पहले हमारे पास थॉमस हॉब्स आते हैं, इसके बाद जॉन लॉक, और फिर जे रूसो. अब इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर क्या कहता है, ये ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या कहता है, यानी कि इंसानों की फितरत के बारे में क्या कहता है. हॉब्स के आइडियाज़ ह्यूमन नेचर के बारे में इतने अच्छे नहीं थे. ये इंसानों को बहुत ज़्यादा सेल्फिश कहता है, और ये लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर को कहता है कि इट वाज nasty, brutish, and selfish, and blah blah blah. Well, so his thoughts about human nature were not angelic. Well, so in Leviathan, he says that the first author of his speech was God Himself, that instructed Adam how to name such creatures as he presented to his sight. But the first use of names was to register what by cogitation we find to the cause of the effects we formerly admired. Okay, so हॉब्स ये कहता है कि स्पीच का ऑथर तो खुदा है, मतलब स्पीच बनाई खुदा ने, लेकिन उसने फिर इंसानों को सिखाया, और फिर इंसानों ने वो नेम्स दिए
जो कि उसको ऑब्वियसली गॉड नहीं सिखाए, बट द यूज़ ऑफ नेम्स वॉज द मेन थिंग, ओके, एंड दैट यूज़ ऑफ नेम्स वॉज सॉर्ट ऑफ यू नो व्हाट, हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंटेड बाय वी ह्यूमंस इन्वेंटेड लैंग्वेज। इसके आगे वो जो बातें करता है ना अपने लेवाइथन में ही, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेवाइथन में वो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो लोग आके मिलते हैं और फिर किस तरह से वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और किस तरह से स्टेट का वजूद आता है। वेल, हम इसके सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट के आप देखें ये डिबेट कितनी पुरानी चलती हुई आ रही है, ये ग्रीक एरा से चलती हुई आ रही है और ये आज तक डिबेट चल रही है, ठीक है। तो हॉब्स ये कहता है कि लैंग्वेज इज क्लोजली टाइड टू ह्यूमन थॉट। ही बिलीव दैट वर्ड्स आर सिंबल्स और साइंस ऑफ मेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज इंडिविजुअल्स कैन कम्युनिकेट देयर थॉट्स टू अदर्स। बात क्या की जा रही है? बात सिंपल ये की जा रही है कि भाई आपके जो भी वर्ड्स हैं दे रिप्रेजेंट आइडियाज़, वर्ड्स रिप्रेजेंट आइडियाज़। अच्छा जी, आइडियाज़ जो हैं वो मेंटल होते हैं, ये हमारे माइंड में होते हैं, जबकि वर्ड्स तो हम आर्टिक्यूलेट करते हैं, ठीक है, वर्ड्स आर्टिक्यूलेटेड होते हैं जबकि आइडियाज़ मेंटल होते हैं, ठीक है। आइडियाज़ हमारे जहन में होते हैं और उन आइडियाज़ को हम आर्टिकुलेट वर्ड्स में करते हैं, विच ओके मेक्स अवर लैंग्वेज। ओके, इसकी ये एक बहुत मशहूर कोटेशन है, इसको मैं फिर आगे नीचे वाले हेडिंग्स में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वर्ड्स आर वाइस मेन्स काउंटर्स, दे डू बट रेकन बाय देम, बट दे आर द मनी ऑफ फूल्स। वेल, हम इसके थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं, दैट इज नॉमिनलिज्म। ओके, so Hobbes himself was a nominalist. What is nominalism? We are going to see. He believed that universals or abstract concepts do not exist independently of words used to describe them. For Hobbes, words are arbitrary labels for our mental concepts and do not correspond to any innate truths. दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स रिप्रेजेंट आइडियाज़ एज वी सेड अर्लियर, ओके। तो अगर कोई भी ऐसा आइडिया जिसके लिए हमारे पास वर्ड नहीं है, हॉब्स ये कहता है कि वो आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। क्यों? जब तक वो मेंटल है और जब तक वो आइडिया आपका आर्टिकुलेट नहीं हो सकता तब तक वो आइडिया माना ही नहीं जाएगा, वो आइडिया कहलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। सो ही फर्दर गोज ऑन एंड सेज दैट there being nothing in the world universal but names, for the things named are every one of them individual and singular. अच्छा, इस नॉमिनलिज्म में एक वो ज़बरदस्त बात कहता है जिसके ऊपर आज तक अगेन बहस चलती हुई आ रही है और इसके ऊपर फर्नांडो डी सोसा का बहुत ज़्यादा काम भी है, which is कि words are arbitrary labels for our mental concepts and do not represent and do not correspond to any innate truths. Like for example, हमारे जहन में एक आइडिया है, the idea of an animal जिसकी हम सवारी कर सकते हैं, and that is horse, ठीक है। सो एक एनिमल है और उस एनिमल का एक आइडिया हमारे माइंड में है, उस आइडिया को देखते हुए हमने इसका नाम दे दिया हॉर्स। अच्छा, ये आइडिया और इसका जो हमने वर्ड दिया है इनका कोई भी नेचुरल कनेक्शन नहीं है आपस में, ठीक है, ये आर्बिट्ररी है। अगर हम इसी हॉर्स के आइडिया को, घोड़े के आइडिया को, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको केट का नाम देते और केट को अगर हम हॉर्स का नाम दे देते तो आज हम हॉर्स को केट और केट को हॉर्स कह रहे होते। सो आइडियाज़ का अपने नेम्स के साथ कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं होता, कोई इनेट कनेक्शन नहीं होता। दिस इज़ आर्बिट्ररी इन नेचर, दिस इज़ जस्ट द वे वी ह्यूमंस हैव यू नो व्हाट नेम्ड देम। ओके, सो देन लैंग्वेज एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात की ही जा रहे थे, फाइन। Hobbes saw language is essential for the formation of social contracts, ठीक है, which are the basis of political society. He believed that clear and precise use of language is necessary
for creating and maintaining the agreements that underpin societal order। ठीक है, अच्छा ये उसकी वही कोटेशन जो ऊपर थी, इसको थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। For words are wise men's counters, they do but reckon by them, but they are the money of fools that value them by the authority of an Aristotle, a Cicero, or a Thomas, or any other doctor, whosoever is but a man. Sorry, not whosoever, but whatsoever. Thomas Hobbes, Leviathan. Okay, social contract क्या है? अच्छा, हॉब्स ये कहता है कि सोसाइटी बनने से पहले, ठीक है, स्टेट बनने से पहले, सोसाइटी बनने से पहले इंसान जो थे वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे। ठीक है, वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे। ये तब का दौर है जब ना सोसाइटी थी, ना स्टेट थी, कुछ भी नहीं था, स्टेट ऑफ नेचर थी। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान सेल्फिश थे। हॉब्स कहता है कि इट वाज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि हर इंसान दूसरे इंसान से जंग में मुलव्वस था। तो फिर क्या हुआ कि इंसानों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, इंसानों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके नतीजे में स्टेट वजूद में आई। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी ह्यूमंस थे, जो भी उस दौर के स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले इंसान थे, उन्होंने अपनी पावर्स जो थी वो सब की सब एक मोनार्क को दी। ठीक है, एक मोनार्क को दी और उस मोनार्क को ये नाम देता है लेवाइथन। लेवाइथन एक मॉन्स्ट्रस इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ही इज़ माइटी, ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट, बट ये लोगों को एक चीज़ की गारंटी देता है, एंड दैट इज़ द राइट टू लाइफ। ठीक है, द राइट टू लाइफ, और यू कैन से द सिक्योरिटी टू लाइफ। ठीक है, कि उनकी ज़िंदगी सिक्योर रहेगी, ये लेवाइथन श्योर करता है। ये ऐसा हॉब्स क्यों कहता है? क्योंकि हॉब्स का कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, हॉब्स की ज़िंदगी पूरी फियर में गुजरी। हॉब्स ने देखा कि इंसानी ज़िंदगी का तो कोई मतलब है ही नहीं ना, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, बिफोर द मोनार्क्स, सो दैट्स व्हाई ही केम अप विद दिस आइडिया। अच्छा, इसके अगर आप की वर्क्स देखेंगे तो की वर्क्स इसके यही दो हैं जहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी देता है। एक तो इसका लेवाइथन, दूसरा इसका द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक। ठीक है, अच्छा इसका अगर आप इन्फ्लुएंस और लेगेसी देखेंगे ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं वो सभी इसी के ऊपर जो है ना अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करते हैं, काफ़ी इससे एग्री करते हैं, काफ़ी इससे जो हैं वो हम ये कह लें कि एग्री भी करते हैं। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को लॉक कहता है कि वर्ड्स आर वाइस मेंस काउंटर्स बट द मनी ऑफ फूल्स। ठीक है, ये बात लॉक भी कहता है। ठीक है, हॉब्स को रिफ्लेक्ट करते हुए लॉक अपनी जो किताब है उसकी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उसमें करता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लॉक के ऊपर होगा और उसमें हम लॉक की फ़िलासफ़ी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हॉब्स के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। ठीक है, बट हॉब्स को अगर ना हम थोड़ा जल्दी से कंक्लूड करें, सो वी कैन से दैट हॉब्स ये कहता है कि लैंग्वेज ह्यूमन इन्वेंशन है, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थॉट को रिप्रेजेंट के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, सोशल ऑर्डर या सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। वो हमें नॉमिनलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है, वो लैंग्वेज के सोशल फंक्शन के ऊपर जो है वो फोकस रखता है, और आगे आने वाली जितनी भी लिंग्विस्टिक थियरी है या पॉलिटिकल फिलोसफी है उसके ऊपर हॉब्स का बहुत ज़्यादा असर रहता है। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट लेवाइथन को तो पढ़ें ही पढ़ें। ठीक है, दिस लाइक अ मास्टरपीस ऑफ हॉब्स। इसके अलावा आप इसका ये जो दूसरा बुक है इसको रीड करें, जॉन लॉक की बुक एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको रेफर करेंगे, इसको लाजमी पढ़ें। ठीक है, स्किनर क्विंटन की जो है वो बुक है हॉब्स एंड रिपब्लिकन लिबर्टी, you can read that as well. Taming the Leviathan, you can read this work as well, the reception of the political and religious ideas of Thomas Hobbes in England. Okay, so that's all about Thomas Hobbes and his language philosophy. I hope कि आपको समझ में आ गया है कि हॉब्स जिसको लोग एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर जानते हैं, उसने लैंग्वेज फिलोसफी भी दी है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है हमारी वीडियोस दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, जब तक देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।